कोर्ट रूम का परिसर, जिला अजमेर। तुम मुझे अभी बार बार कोर्ट क्यों बुला रहे हो? 30 साल हो गए। ये चीत्कार कोर्ट में उपस्थित हर व्यक्ति के सीने को भेद रही थी। वह पीड़िता जज, वकीलों और अदालत में मौजूद आरोपियों पर चिल्लाई, मैं अब एक दादी हूं, मुझे अकेला छोड़ दो। कोर्ट में सब मौन थे। हमारे पास परिवार है, हम उन्हें क्या कह कहकर कोर्ट आए। नमस्कार, स्वागत है आपका TFI पर और मैं अनिमेष पांडे आपको परिचित कराऊंगा एक ऐसे कथा से जो एक ऐसे घाव की है जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है। एक ऐसा कलंक है जो आज भी भारत के माथे पर विद्यमान है। जिस पीड़िता की हमने आपको कथा बताई है वो बयान 1992 के राजस्थान के कुख्यात मामले से आया है, जिसे अजमेर का कुख्यात ब्लैकमेल कांड कहा जाता है। जिस देश के बुद्धिजीवी कठुआ और हाथरस पर घड़ियाली आंसू बहाने में एक क्षण नहीं गवाते, वो इस भयावह मंजर के उल्लेख मात्र पर धृतराष्ट्र बन जाते हैं। अजमेर दुष्कर्म कांड कई युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और वीडियो रिकॉर्डिंग एवं तस्वीरों के साथ सबमिशन और चुप्पी में ब्लैकमेल का एक बहुत ही भयावह मामला था। इस मामले में राजनीतिक संरक्षण, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, दंड से मुक्ति और छोटे शहर के ग्लैमर के जहरीले मिश्रण से पैदा हुआ एक ऐसा घाव था जिसकी पहुंच कोर्ट तक नहीं पहुंच पाती अगर निडर क्राइम रिपोर्टर अपनी जान पर खेलने के लिए तैयार नहीं होते। इस कुख्यात मामले में विडंबना यह थी कि अजमेर में हर कोई जानता था कि आरोपी कौन है और यह भी जानता था कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार से उसके क्या संबंध थे। उस समय अजमेर के प्रसिद्ध चिश्ती भाई, जिनका नाम फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती था, वे खुलेआम घूम रहे थे। ये दोनों भाई अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम यानी उसके संरक्षकों के परिवार से संबंध रखते थे और उनके दोस्तों के गिरोह से संबंधित थे। ये युवा कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे। इन लोगों ने स्कूल जाने वाली कई युवतियों को कई महीनों तक धमकाया और ब्लैकमेल के जाल में फंसाकर उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा तो उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें छापी और उन्हें प्रसारित भी करवाया। यह कहानी तब सामने आई जब एक स्थानीय पत्रिका नवज्योति ने उन आपत्तिजनक फोटो को उजागर किया। पत्रिका के संपादक दीनबंधु चौधरी के अनुसार जब कहानी सामने आई तो अजमेर में धार्मिक तनाव बढ़ गया और शहर को बंद कराना पड़ गया। कहानी चलाने से पहले खुद चौधरी भी झिझक रहे थे क्योंकि वजह अपराध करने वाले खादिम के परिवार थे। ये खादिम अजमेर दरगाह के पारंपरिक देखभाल करने वालों के परिवार है और वे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पहले अनुयायियों के प्रत्यक्ष वंशज होने का दावा करते हैं और स्थानीय समुदायों में इनका महत्वपूर्ण प्रभाव भी है। पुलिस ने इस मामले को ज्यादा तूल देने से रोक दिया क्योंकि स्थानीय राजनेताओं ने आरोप लगाया कि कार्रवाई से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक तनाव होगा। दीनबंधु चौधरी ने यह भी कहा कि आखिरकार उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करने के लिए जगाने का उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। अंततः पुलिस ने 8 आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। आगे की जांच में कुल 18 लोगों को आरोपित बनाया गया और शहर में कई दिनों तक तनाव बना रहा। अधिकांश आरोपी मुस्लिम थे, कई खादिमों के परिवारों से थे और अधिकांश पीड़िताएं हिंदू लड़कियां थी। लेकिन बहुत से लोग आज भी नहीं जानते हैं कि सार्वजनिक बहस में उनके मामले सामने आने के बाद भी पीड़ित महिलाएं कौन थी और वे कहां गायब हो गई। कई का मानना था कि वे अमीर वर्ग की हिंदू लड़कियां थी जो अधिकतर IPS या IAS अफसरों की बेटियां हुआ करती थी, परंतु ये हर समय ऐसा नहीं हुआ करता था। ये मामला कानूनी निष्क्रियता और पुलिसिया कमजोरी की जीती जागती मिसाल भी है। ये मामला राजस्थान में 12 सरकारी अभियोजकों, 30 से अधिक SHO, दर्जनों SP, DIG, DGP और 5 सरकारी परिवर्तन तक फैला हुआ है। अजमेर पुलिस को हमेशा से संदेह था कि 100 से अधिक किशोरों का शोषण किया गया था, लेकिन प्राथमिक जांच के दौरान केवल 17 पीड़ितों ने अपने बयान दर्ज कराए।
ये मामला जिला अदालत से राजस्थान उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, यहां तक कि महिला अत्याचार न्यायालय में चला गया और वर्तमान में अजमेर की पॉक्सो अदालत में है। सितंबर 1992 में मुकदमा शुरू होने के बाद से पुलिस ने 6 आरोप पत्र दायर किए हैं, जिसमें 18 आरोपियों और 145 से अधिक गवाहों के नाम हैं। उस समय की स्कूली छात्राओं, सामूहिक दुष्कर्म की पीड़िताएं अपने साथियों और बच्चों या फिर पोते पोतियों के साथ अलग अलग शहरों में भी जा चुकी थी, जिससे पुलिस के लिए ट्रैक रखना लगभग असंभव हो चुका था। दशकों से अदालतों ने हर बार किसी आरोपी के आत्मसमर्पण करने या गिरफ्तार होने पर बचे लोगों को तलब किया। जब भी मुकदमा प्रारंभ हुआ, पुलिस वाले समन देने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं के घरों पर पहुंचे। स्थिति तो यह हो गई कि अब पुलिस भी लाचार हो चुकी है। दरगाह पुलिस स्टेशन के एसएचओ दलबीर सिंह ने कहा, हम कितनी बार उन्हें अदालत में घसीटेंगे, फोन करने पर वे हमें ही गालियां देते हैं। हर बार जब वे अपने दरवाजे पर एक पुलिसकर्मी को देखते हैं तो वे घबरा जाते हैं। आज भी मामला बंद होने से काफी दूर है। कई पीड़िताएं जिन्हें गवाह बनना था वे अब मुकर चुके हैं। सामाजिक कलंक और बहिष्कार की बदबू इतनी बुरी थी कि शहर की लड़कियों को गिरोह की शिकार के होने के रूप में सामान्यीकृत किया जाता था। पीड़ितों की संख्या लगभग अनंत थी, लेकिन कुछ ही पीड़िताएं हिम्मत जुटाकर सामने आई। स्थिति तो इतनी खराब थी कि संभावित दूल्हे जो अजमेर की लड़कियों से विवाह करने वाले थे, समाचार पत्रों के कार्यालयों में आकर यह पता लगाने का प्रयास करने लगे कि जिस लड़की से विवाह करने जा रहे थे वे कहीं उन पीड़िताओं में से तो एक नहीं। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के राज्य महासचिव और अजमेर निवासी अनंत भटनागर ने कहा कि लोग कहते थे कि अगर लड़की अजमेर की है तो उन्हें यह पता लगाना होगा कि वह किस तरह की लड़की है। दिलचस्प बात यह है कि मुख्य आरोपियों में से एक फारूक चिश्ती कांग्रेस का नेता भी था और वह वर्षों बाद हिरासत में लिया गया। फारूक चिश्ती अजमेर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था, जबकि 2 अन्य आरोपी नफीस चिश्ती और अनवर चिश्ती शहर कांग्रेस इकाई के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव थे। इसके नेटवर्क के चलते ये वर्षों तक बचते रहे और कांग्रेस की सरकार होने पे इन्हें तो विशेष संरक्षण प्राप्त होता था। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। अब इतने बड़े दुष्कर्म कांड के बाद भी न्यायपालिका ने क्या किया? कुछ नहीं। परिणाम सुई पटक सन्नाटा। 1998 में अजमेर की सत्र अदालत ने 8 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन 2001 में राजस्थान हाई कोर्ट ने उनमें से 4 को बरी कर दिया। अन्य 4 की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में घटाकर केवल 10 साल कर दिया। इनमें मोइजुल्ला उर्फ पुत्तन, इशरत अली, अनवर चिश्ती और शमसुद्दीन उर्फ मैराडोना थे। एक और फरार सलीम चिश्ती को 2012 में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक अन्य मुख्य आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है और कहा जाता है कि वह अमेरिका में है। सीबीआई ने उनके लिए रेड कॉर्नर अलर्ट जारी किया है। इस मामले का सबसे परेशान करने वाला पहलू तो यह है कि इस घटना के पीड़ितों को किसी ने नहीं छोड़ा। उस समय अजमेर में स्मॉल टाइम टैबलॉइड तो सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहते थे। कई पीड़िताओं को इन टैबलॉइड और स्थानीय समाचार पत्रों द्वारा कथित तौर पर ब्लैकमेल भी किया जाता था। कई प्रकाशकों ने लड़कियों के परिवारों से उनके आपत्तिजनक तस्वीरों को छुपाने के लिए पैसे भी मांगे। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार मदन सिंह एक ऐसे ही अखबार के प्रमुख संपादक थे और ऐसे ही लोगों में शामिल भी थे। अजमेर कांड में आज भी वही स्वर है। इस शहर को भारत के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जाता है। इसे गंगा जमुनी तहजीब का एक केंद्र माना जाता है। अक्सर हवाला देते हुए यह कहा जाता है कि हिंदू भी यहाँ दरगाह पर आते हैं, लेकिन यह शर्मनाक कांड उन सभी दावों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। आज भी किसी को भी इन पीड़िताओं की वास्तविक संख्या का पता नहीं होगा। स्कूली छात्राओं को जिस डर और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ा, उसे किसी ने कभी महसूस नहीं किया।
यौन अपराधों के शिकार लोगों के प्रति समाज अक्सर बेरहम और क्रूर होता है। अब शायद इन पीड़िताओं को कभी भी न्याय ना मिले। हो सकता है सिर्फ 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया हो, लेकिन समग्र रूप से समाज इस मामले में अपराधी रहा है। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म